हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मैं समता शुक्ला क्लास 12th के बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ और क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 तक यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर चुके हैं। और यूनिट जो आपका 5 था जिसमें 4 चैप्टर्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 4-5 चैप्टर्स आपके एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट इनका आपको क्लियर हो चुका है। अभी भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर या अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या कहीं कोई पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, तो चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिस पैटर्न पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको इसको रिवाइज करने में आसानी रहे। ये केवल वही क्वेश्चंस हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आई होप कि आप सभी जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीन में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। 2011 में भी पूछा गया, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, 16-17 छूट गया, लेकिन फिर से 18 में ये पूछा गया। मतलब इतनी बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। इसमें से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। दूसरे तरीके से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। मनुष्यों में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर से लिंग संलग्न लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। फिर से वर्णांधता क्या है, मतलब अब उस डिजीज का नाम बता दिया गया, वर्णांधता क्या है और मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके अलावा लिंग संलग्न लक्षण विशेषक किसे कहते हैं और लिंग प्रभावित और लिंग सीमित लक्षणों में उदाहरणों सहित अंतर बताइए। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखेंगे आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे लिंग संलग्न लक्षण और इनकी वंशागति, है ना। अब कितनी बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी बच्चे अब नोट करना शुरू करेंगे, साथ साथ मैं बोलूंगी आप नोट करना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा, कहीं इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत ही चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक गुणों सेक्सुअल कैरेक्टर्स से होता है। ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है ना। पॉइंट को समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल को हम बाहरी लक्षणों से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि हम देख करके ही बता सकते हैं कि जो इंसान है वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। कुछ लक्षण
कैसे लक्षण होते हैं? लैंगिक द्विरूपता होती है, जैसे बॉयज में दाढ़ी मूंछों का होना, है ना, ये क्या है, गर्ल्स में नहीं होते, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। मतलब आप बाहर से देख करके ही, लक्षणों के आधार पर ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेल या फीमेल अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जो जीन्स होते हैं जिन्हें मेंडल ने फैक्टर्स नाम दिया था, वो जीन्स ही इन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं का ये गुण अत्यंत जटिल और व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स, है ना, मैंने आपको ऑटोसोम्स के बारे में बताया था कि 22 जोड़ी कैसे गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं एक जैसे, वो भी प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात कायिक या सोमैटिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये लिंग संलग्न जीन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, जो लिंग संलग्न लक्षण या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स उत्पन्न करते हैं और इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तथा सेक्स लिंकेज कहलाती है। मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई गई है। मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई गई है। मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र X और Y गुणसूत्र कहलाते हैं। यद्यपि इनकी संरचना में आपको भिन्नता दिखाई पड़ती है, फिर भी जो इस समय तक रिसर्च के अनुसार, वर्तमान जानकारी के अनुसार, इन गुणसूत्रों में कुछ भाग समजात या होमोलोगस होता है, जो क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस करते हैं, अन्यथा शेष भाग जो है वो नॉन होमोलोगस या असमजात होता है। अर्धसूत्री विभाजन आपने क्लास 11th में सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो मैंने आपको पिछले साल भी पढ़ाया था अच्छी तरह से। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में एक्स संलग्न लक्षण के बारे में लिखेंगे। एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर इनके लक्षणों की जीन्स स्थित होते हैं और वाई गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्पी यानी कि एलील नहीं होता है। वंशागति में ये लक्षण पुत्रों को केवल माता से तथा पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त हो सकते हैं, है ना। इस पॉइंट में मैंने आपको बोला था कुछ चीजें हैं जो आपको वर्ड्स याद करने हैं, जिसका मतलब समझना है। इन्हें डाइंडुक कहते हैं, डाइंड्रिक कहते हैं, सेक्स लिंक्ड लक्षण इन्हें कहा जाता है, जैसे वर्णांधता, आपका नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जिसमें से आपको हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में कभी टिप्पणी में भी लिखने को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वाई संलग्न लक्षण क्या है? वाई संलग्न लक्षण, इसके जीन्स वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं और इस प्रकार सहयोगी एक्स गुणसूत्रों पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक संतति में पिता से केवल पुत्रों तक ही जाते हैं। इन्हें होलैंड्रिक लिंग संलग्न गुण, होलैंड्रिक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी कि ऐसे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं वो होलैंड्रिक कहलाते हैं और जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के असमजात पार्ट पे मौजूद होते हैं वो डायंड्रिक कहलाते हैं। और इस तरीके के इनहेरिटेंस को भी हम होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे जो कान के ईयर लोब्स होते हैं, कर्ण पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस, यानी कि वो जुड़ा हुआ कान या ईयर लोब जो है वो फ्री ईयर लोब। इसको सभी बच्चे नोट कर रहे हैं?
आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रकार का XY लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे। ये क्या है? XY लिंक्ड कैरेक्टर्स, इनके जीन्स एलील्स के रूप में X एवं Y गुणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, यानी कि होमोलोगस। अतः इनकी वंशागति पुत्रों एवं पुत्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण भी कहा जाता है। ये नोट करेंगे। अब मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, हम लिखना है हमें लिंग प्रभावित लक्षण। मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। लिंग प्रभावित लक्षण में क्या लिखेंगे? मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, नहीं समान होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि जैसे पुरुष और स्त्री में जीनोटाइप समान होते हुए भी फिनोटाइप विभिन्न हो सकता है, विभिन्न होता है। अगर जीनोटाइप समान भी है फिर भी फिनोटाइप जो है वो चेंज होता है। जैसे 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 मनुष्यों में गंजापन, बैल्डनेस बहुत कम आपने देखा होगा कि किसी मतलब जो जेंट्स होते हैं, है ना, मेल्स जो होते हैं उनमें गंजापन ज्यादा होता है ना, पर फीमेल्स में आपको उस अनुपात में उतना ज्यादा गंजापन नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उनके पास बाल बड़े बड़े ही होते हैं। तो मानवों में गंजापन जो है वो काफी होता है। ये किसके कारण होता है? देखिए उसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे रेडिएशन के कारण हो सकता है, आपका हार्मोनल इंटरफेरेंस के कारण भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है। मतलब अगर बाल झड़ना एक लक्षण में आ गया तो 95% तक ये संभावना होती है कि इस अमुक व्यक्ति का थायराइड फंक्शन जो है वो अप टू मार्क जैसा लेवल होना चाहिए वैसा लेवल नहीं होगा। अनुवांशिक गंजापन एक ऑटोसोमल एलीली जीन जोड़ी कैपिटल बी स्मॉल बी पर निर्भर करता है। अनुवांशिक गंज या देखिए अनुवांशिक भी हो सकता है, या ये रेडिएशन के कारण हो सकता है, ये थायराइड ग्लैंड की अनियमितता के कारण हो सकता है, या अनुवांशिक भी ये हो सकता है। अनुवांशिक गंजापन जो है एक ऑटोसोमल एलीली जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। अनुवांशिक गंजापन जो है वो एक ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। अब हम बात करें समयुग्मजी की। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस प्रबल जीन रूप, मतलब क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, होमोजाइगस प्रबल जीन रूप हो तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है। लेकिन यदि विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस जीन रूप होने पर ये स्त्रियों में नहीं केवल पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि इस जीन रूप में इसके विकास के लिए नर हार्मोन्स का होना आवश्यक होता है। अब होमोजाइगस सुप्त जीन रूप, यानी कि सुप्त और आपका प्रबल कैसा दिखाई पड़े? प्रबल मतलब डोमिनेंट और सुप्त मतलब आपका रेसेसिव अप्रभावी वाला। अगर होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप है तो उसमें गंजापन आपको नहीं शो होगा। अब लिंग सीमित लक्षण के बारे में हम बात करेंगे, इसको आप सभी नोट करेंगे। ऐसे आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स भी ऑटोसोम्स में होते हैं, इनकी वंशागति
सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। गाय, भैंस आदि में दुग्ध का स्त्रावण, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, मानव में दाढ़ी मूछ मतलब बॉयज में दाढ़ी मूछ का आना आदि लक्षण ऐसे ही होते हैं। गाय भैंस में दूध, जैसे गाय भैंस में जो गाय और भैंस दूध देती है, वो भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास होता है, मादा में नहीं होता, मादा भेड़ में नहीं होता। मनुष्यों में बॉयज में दाढ़ी मूछ, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो लिंग सीमित लक्षण हैं। मतलब ये लिंग पर डिपेंड करते हैं कि ये लक्षण मेल्स में होंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रायः 2 प्रकार के लिंग संलग्न रोगों का अध्ययन जो है वो भली भांति हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है, और इनकी वंशागति कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग में करवा रही हूँ। अब इस क्वेश्चन का अगर अलग अलग पार्ट आपसे पूछा जाता है तो आप उसको नोट कर लें, ताकि तोड़ करके अलग अलग पार्ट भी आप लिख सकें। जैसे उदाहरण जो आपको बताए जा रहे हैं, ये उदाहरण भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये उदाहरण में मान लीजिए टिप्पणी में केवल एक रोग के बारे में आ जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप उसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए आपको लिखने को आया तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अगर इसमें में से ही कोई लाइन से आपका बहुविकल्पी आता है तो उसको भी आप, अगर ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो उसमें से कम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक शेफ हैं जिनको सब कुछ खाना बनाना आता है, तो उनसे आप कुछ भी बनवा लीजिए, वो बना देंगे। यानी कि वो बहुविकल्पीय प्रकार वाले भी प्रश्न कर लेंगे, वो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ तो कर ही लेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है। उदाहरण है आपका वर्णांधता की वंशागति, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। उदाहरण है आपका वर्णांधता की वंशागति, तो इसको नोट करेंगे। उदाहरण में वर्णांधता की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति जो है वो क्या करता है, प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, प्रायः क्या दिक्कत क्या होती है ऐसे व्यक्ति को जो वर्णांध है, जो कलर ब्लाइंडनेस है? कोई खास दिक्कत नहीं होगी, देख पाएगा आराम से, है ना, लेकिन केवल वो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस रोग को हम लाल हरा अंधापन या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी सामान्य तौर पे कह सकते हैं, है ना। अब ये प्रोटॉन दोष और डाल्टोनिज्म इस रोग के दूसरे नाम है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस सामान्य नाम है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी सामान्य नाम है, डाल्टोनिज्म भी इसका एक नाम है, प्रोटॉन डिफेक्ट भी इसका एक नाम है। तो नाम चारों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न हो तो पता लगा आपको वर्णांधता के बारे में तो पता है, लेकिन आप केवल ये डाल्टोनिज्म नाम नहीं जान रहे हैं, प्रोटॉन डिफेक्ट नाम नहीं जान रहे हैं, और आपका क्वेश्चन आप रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे नाम आपको, एक ही रोग के अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इस रोग के कारण क्या होता है, समस्या, चित्रकार चित्र कैसे बनाएगा जब लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा, पेंटर, है ना, स्पेशली वाहन चालक मतलब कोई भी गाड़ी चलाने वाला, सामान्य कोई भी गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि वाहन चालक को दिक्कत क्या आती है, ट्रैफिक लाइट्स को पहचानने में। ट्रैफिक लाइट्स कौन कौन सी होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड के लिए मतलब है स्टॉप, लेकिन अगर कोई वर्णांध व्यक्ति है तो वो रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब समस्या क्या, उसे दिख तो रहा है लेकिन उसे लाल रंग की लाइट लाल रंग की नहीं दिख रही, तो वो ये कैसे जानेगा कि ये जो लाल रंग की लाइट है ये स्टॉप है।
आसपास के लोगों को रुका हुआ देख करके वो अंदाजा लगा सकता है कि ये रेड लाइट हो गई है, लेकिन वो देख करके खुद से नहीं अंदाजा लगा सकता कि रेड लाइट हो चुकी है। या जब गाड़ियां सब चल रही हों, तो जब चलेंगी ग्रीन लाइट पे, तो वो वर्णांध व्यक्ति जो है वो खुद नहीं देख पाएगा कि ग्रीन लाइट हो गई है। वो लोगों को चलता हुआ देखेगा, तब ये सोचेगा कि हाँ, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तो ये क्या है, वाहन चालक यानी कि किसी भी तरीके की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसको अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है। इस रोग का जीन जो है वो क्या है बच्चों, वो अप्रभावी है, मतलब बहुत इजीली नहीं अपने आप को शो करता, बहुत इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, तथा लिंग गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, यानी एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर पर प्रेजेंट होता है। वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है ना। अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये कहाँ से आएगा, ये एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, ये सामान्य तौर पर माँ से ही आता है ना। एक वर्णांध पुरुष है ना और एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं, है ना, लेकिन पुत्रियों में एक एक्स गुणसूत्र पर पिता का जो वर्णांधता का है जीन, वो अप्रभावी वाला वो पहुंच सकता है। तो पुत्री कैसी हो जाएगी, फिर वो कैरियर हो जाएगी, फिर यानी कि वो इस रोग की वाहक हो जाएगी, है ना। तो अतः ये इस जीन के कैरियर का काम करती है। कौन, वो पुत्री जिसमें पिता से वर्णांधता का अप्रभावी जीन पहुंच गया है। अब एक सामान्य पुरुष और एक वाहक स्त्री की संतानों में केवल लड़कों में वर्णांधता विकसित होती है। ये हीमोफीलिया के केस में भी सेम चीज थी कि यदि एक कैरियर मतलब फीमेल है, अगर माता जो है वो रोग की कैरियर है और पिता जो है वो सामान्य है, तो जो वर्णांधता या हीमोफीलिया जो विकसित होगी वो किस में विकसित होगी, वो उनके बेटों में आएगी, क्योंकि बेटियां सामान्य तौर पे कैसी होती हैं, कैरियर होती हैं। और मैंने आपको बताया था वर्स्ट कंडीशन हो, यदि एकदम वर्स्ट कंडीशन हो, महिला तब ही इस रोग से पीड़ित हो सकती है, लड़की तभी इस रोग से पीड़ित हो सकती है जब वर्स्ट कंडीशन हो। वर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो पुरुष हो यानी जो पिता हो वो रोग से पीड़ित हो और जो माँ हो वो उस रोग की कैरियर हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि एक सामान्य पुरुष और एक वाहक स्त्री की संतानों में केवल लड़कों में वर्णांधता विकसित होती है। क्लियर है बच्चों। तथा एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन होने पर भी लड़कियों में ये रोग नहीं होता, परंतु ये किसका काम करती हैं, वाहक का या कैरियर का काम करती हैं। एक अन्य स्थिति में यदि एक वाहक स्त्री एक वर्णांध पुरुष के साथ रहे तो होने वाली संतानों में कैसे होंगे, आधे पुत्र जो है वो वर्णांध होंगे और आधे सामान्य होंगे, तथा आधी पुत्रियां वर्णांध होंगी और आधी पुत्रियां कैसी होंगी, आधी पुत्रियां कैसी होंगी, आपकी आधी पुत्रियां जो है वो वाहक होंगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आधी पुत्रियां सामान्य हो जाएंगी और आधी पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, निम्नांकित निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा। आपने ऊपर वाला नोट किया हो ना किया हो कोई बात नहीं, पर नीचे का फ्लो चार्ट आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि इस फ्लो चार्ट को यदि आप समझ गए अच्छी तरह से, तो इस फ्लो चार्ट को समझने के बाद और बनाने के बाद आप इजीली इसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने शब्दों में आप इसको आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग 4 सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन में। यहाँ पे देखेंगे ये है नॉर्मल मैन, सामान्य हम पिता की बात करें, नॉर्मल मैन सामान्य पुरुष की बात हो रही है, और कैरियर वुमन। आप इसको अपनी हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ पे नॉर्मल मैन लिखा हुआ है वहाँ पे आप सामान्य पुरुष लिखें, और जहाँ पे कैरियर वुमन लिखा है वहाँ पे वाहक स्त्री लिखें। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, आप सभी को पता है कि
पहले सबसे पहले क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन लिखना है कि जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सामान्य पुरुष का एक्स और वाई कॉम्बिनेशन होता है, और अगर कैरियर वुमन की बात हो रही है तो एक्स एक्स जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्स एक्स होता है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, वर्णांधता का जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाहक जीन्स हो जाएगा। इसलिए वो महिला जो है वो कैसी है, वाहक महिला है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके बाद है ना, जैसे ये कौन सी स्टेज है, ये है डिप्लॉयड स्टेज, जहां पे क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़े में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद गैमीट्स के बनने की प्रोसेस होती है। महिला के शरीर में ओवा बनता है और पुरुष के शरीर में स्पर्म बनता है। ठीक है, आपको वो प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छी तरह से समझा दी गई है कि क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है मेल में, और oogenesis की प्रोसेस होती है फीमेल में। उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं जो संख्या में बहुत सारे होते हैं, और ओवा बनता है जो संख्या में केवल एक होता है। पर मंथ एक सेकेंडरी oocyte ओवा में कन्वर्ट होता है। स्पर्म्स बनेंगे तो क्या, एक ऐसा होगा जो एक्स वाला होगा और एक ऐसा होगा जो वाई। गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमीट्स का सेग्रीगेशन हो गया, अलग अलग हो गए। ओवा में भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें संभावना केवल ये है कि एक जीन्स एक्स लिंक्ड वाला ऐसा है जिस पर इसका कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है ना। तो अब जब क्रॉस होगा, जब कॉम्बिनेशन बनेगा, तो कौन कौन सी संभावना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है। पहला केस हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पुत्र, नॉर्मल मैन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्मल सन लिखेंगे आप बच्चों, सामान्य बेटा लिखेंगे, सामान्य लड़का या सामान्य बेटा। इसकी संभावना है कि ये 25% नॉर्मल सन होने की संभावना है। 25% संभावना क्या है कि जो बेटा होगा वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा। 1/4 ऐसी संभावना है। फिर 1/4 संभावना ये है कि सामान्य लड़की हो जाए, नॉर्मल महिला हो जाए, जो बड़े हो सामान्य महिला हो। और 1/4 संभावना ये है कि कैरियर जो है वो वुमन जो है वो कैरियर हो जाए, यानी कि इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक सामान्य लड़की होने की संभावना है, एक कैरियर लड़की होने की संभावना है, और एक सामान्य लड़का होने की संभावना है, और एक जो है कलर ब्लाइंड यानी वर्णांध बेटा होने की संभावना है। तो इसमें क्या देखा आपने कि 50% संभावना तो ये है कि बच्चों यानी लड़का या लड़की कोई भी, 50% संभावना ये है कि बच्चे जो है वो सामान्य हो जाएंगे, और 50% ही यही संभावना है कि बच्चे जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो इस रोग से प्रभावित हो जाएंगे। अब अगर वो वर्स्ट कंडीशन नहीं है जिसमें पुरुष रोग से पीड़ित हो और महिला वाहक हो, तो क्या होगा, 50% संभावना जो ये है कि सामान्य बच्चे होंगे, और 50% में इस रोग से प्रभावित होंगे, जिसमें अगर बेटा होगा तो वो वर्णांध हो सकता है, अगर बेटी होगी तो वो वाहक हो सकती है। ठीक है, वाहक का मतलब ये है कि वो इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने में सक्षम है, लेकिन उस महिला में उस रोग का मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, वो महिला उस रोग को नहीं फील करेगी, उस रोग से पीड़ित नहीं होगी, यानी उसको लाल और हरा क्लियर दिखाई पड़ता होगा, लेकिन उसके बच्चे में ये रोग वो पहुंचा सकती है, वो वाहक का काम कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। पहला केस सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। इसके लिए आप ऐसे क्रॉस भी बना सकते हैं या आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से बता दिया है। ये अलग अलग लिखेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, यदि एक सामान्य पुरुष एक वाहक महिला के साथ विवाह करता है तो महिला जो वाहक है उसके एक एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता का जीन्स जो है वो मौजूद होगा। इस तरह से हम पुनेट स्क्वायर के रेखा चित्र से ये जान सकते हैं कि
कितने परसेंट सामान्य बच्चे होने की संभावना है और कितने परसेंट रोग से पीड़ित बच्चा होने की संभावना है। उसके बाद आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये वाला रेखा चित्र बनाएंगे और उसके बाद आप अच्छे से शो कर देंगे। दूसरा केस देखते हैं जहां पे सामान्य पुरुष है, नॉर्मल मैन, जिसका जीन्स का कॉम्बिनेशन XY है, कलर ब्लाइंड वुमन है, ठीक है। अब ये एकदम ही डिफरेंट कंडीशन आ गई। आप सभी को पता है कि ज्यादातर सामान्य तौर पर महिलाएं जो है कैसी होती हैं, इस रोग की वाहक होती हैं। यानी इस कलर ब्लाइंड वुमन के हो जाने का रीजन ये है कि कैसी वर्स्ट कंडीशन रही होगी, इनके माता पिता की कैसी रही होगी कंडीशन, पिता रोग से पीड़ित रहा होगा और माँ इस रोग की वाहक रही होगी, है ना। तभी ये संभावना बन सकती है कि एक लड़की भी इस रोग से पीड़ित हो जाए। सामान्य तौर पर संभावना क्या होती है, लड़की केवल इस रोग की वाहक होती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब नॉर्मल मैन है और कलर ब्लाइंड वुमन है, स्पर्म्स बनेंगे और ओवा बनेगा। सेम सिचुएशन, यहाँ पे XY जीन्स अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे XX दोनों ही क्या है जीन्स, इस रोग से प्रभावित हो गए। अब इसमें क्या है, 50% संभावना क्या है कि जो बेटे होंगे वो दोनों, मतलब दोनों केस में ऐसा हो सकता है कि जो बेटे होंगे वो वर्णांध ही होंगे। हर हाल में जो भी बेटे होंगे वो वर्णांध ही होंगे। और जो बेटियां होंगी वो कैसी होंगी, वो इस रोग की वाहक हो जाएंगी। क्योंकि पिछले केस में क्या है कि माँ जो है वो वर्णांधता से पीड़ित है, तो बेटियां क्या होंगी, बेटियां जो है इस रोग की वाहक हो जाएंगी। और बेटे 100% ये संभावना है कि वो, अगर बेटा होगा तो वो वर्णांधता रोग से पीड़ित ही होगा और बेटी होगी तो वो कैरियर होगी, ठीक है। अब इसको भी आपको शो करने के लिए, ये केस एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम में बच्चों ऐसे ही सामान्य केसेस आपको दिए जाते हैं। मतलब यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक महिला से, वाहक स्त्री से होता है, तो वर्णांधता किस तरीके से शो करती है अपने आप को। इसी तरीके से दूसरा केस आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएगा। तीसरा केस भी आप सभी नोट कर सकते हैं फटाफट से, कलर ब्लाइंड मैन हो और नॉर्मल वुमेन हो तो क्या संभावना बनती है। और चौथा केस आपका कलर ब्लाइंड मैन हो और कैरियर वुमन हो। ये वर्स्ट केस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सेम ऐसा ही आप हीमोफीलिया के लिए भी चार्ट बना सकते हैं, वर्णांधता के लिए आप इसको देख रहे हैं। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और केस को आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में लिखा। मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से चारों केसेस जो संभावनाएं हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा बताया। अपने शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। बोर्ड में जो भी लिखा हुआ था उसको मैंने आपको नोट करने के लिए कहा। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अच्छे से पढ़ने के लिए धन्यवाद और क्वेश्चंस आप करते रहिए, ऐसा मोटिवेशन है मेरी तरफ से आप सभी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।